हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छे से समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का पॉलिटी और उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहली बात तो स्टार्टिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है और क्या ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसे बहुत ही ख़ास बना देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है एक स्टोरी के साथ में शुरुआत हो रही है इसकी, फुटबॉल से। फुटबॉल नहीं तो कोई और गेम ले सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी गेम हो, यहाँ पे फुटबॉल का एग्जांपल दिया गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि कोई भी गेम हो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उन रूल्स को उनको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, हम गेम से आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, उसको चलाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। और अगर वो रूल्स नहीं होंगे, वो लॉज नहीं होंगे, तो क्या वो कंट्री अच्छे से चल पाएगी? क्या वो वहाँ के लोग अच्छे से काम कर पाएंगे फ्रीली? अगर वहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जिस तरीके से गेम में रूल्स का इम्पोर्टेंस होता है, इसी तरीके से कंट्री में भी, देश को चलाने में भी रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, रूल्स, लॉज या राइट्स बोल सकते हैं, हमारे अधिकार जो है वो बोल सकते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं रूल्स को मैंने लिख दिया एक बड़ी सी किताब में। ठीक है, एक मोटी सी किताब, मैंने वो सारे रूल्स जितने भी हैं मेरे देश के, वो सारे रूल्स जो है वो मैंने लिख दिए हैं। तो उसको मैंने बोल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल सी एक किताब है जिसमें किसी भी देश के रूल्स हैं, उसके लॉज है, उसके राइट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह देंगे। बस, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि बहुत सारे रूल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होगा तो हम इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे। अब पहले स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि जो पॉलिटी जब भी आप पढ़ते हो ना, पॉलिटी एनसीईआरटी, कोई भी मतलब पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी स्टोरीज दी हुई होती है। स्टोरी हमें रिलेट करवाती है उस चैप्टर में क्या है। ठीक है, उस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन तुम ज़्यादा जो है ना इसमें बह मत जाना। पॉलिटी जब भी पढ़ो तो एक सतर्कता के साथ में कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन करें यूपीएससी की, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के जो है वो वहीं पे आ रहा है, एक ही चीज़ बता रहा है, तो उसका पढ़ने का कोई रिलेवेंस है नहीं। अगर एक बार में समझ में आ गया तो फिर बस वहीं पे रुक जाना अच्छा है। तो यही बात मैं बता रही हूँ, और इस चैप्टर को भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है, एक बार मैं बता दी बात, वो बार बार रिपीट नहीं होगी। भले ही वो लिखी गई है यहाँ पे, बट मैं नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो और बाकी इररिलेवेंस बातों का हम कोई डिस्कशन करेंगे ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन बुक है जिसमें बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, बट हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। लेकिन पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन सारी जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्रीज़ में, वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है, सिंपल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है, समझ में आता है। डेमोक्रेसी क्या है भाई? डेमोक्रेसी क्या है? 6th की 7th की बुक में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल जो होते हैं, उस देश के राजा को या उस देश के रूलर को या उस देश के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, उसे इलेक्ट करते हैं। उस कंट्री में अगर इलेक्शन होता है
ठीक है, और लोगों के द्वारा वो फेयरली चूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं कि वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे। समझ में आया? अब तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता दिया है कि जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मान लो 10 कंट्री है और 10 कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। डेफिनेटली हर किसी के राज्य को चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है, और रूल्स होंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो, कि वहाँ के राजा जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हो। ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर वहाँ पे कोई किंग राज कर रहा है अपनी मनमानी से, ठीक है, एक मोनार्की चल रही है, वहाँ पे कोई राजा रानी राज कर रहा है अपनी मनमानी से, ऐसा भी हो सकता है। कोई कंट्री ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे लोगों ने उसे इलेक्ट किया हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन वो डेमोक्रेटिक होंगी ये नहीं कह सकते हम, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें, देख लो। पहला एक आ गया है हमारे पास में आंसर इसका। पहला आंसर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो इसमें कुछ ऐसे रूल्स लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो है वो सेट किए जाते हैं, आइडल्स सेट किए जाते हैं, ताकि वहाँ के जो सिटीज़न है, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उसको एस्पायर हो जीने के लिए, ठीक है। अगर कुछ दूसरे तरीके से मैं बताऊँ तो सिटीजन्स को राइट दिए जाते हैं, उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट के बारे में बात की है ना, तो फंडामेंटल राइट्स, ये सारे अलग अलग तरीके के राइट्स दिए जाते हैं वहाँ के लोगों को, ताकि वो फ्रीली अपना जीवन जी पाएँ, उनको किसी भी तरीके से कंट्रोल ना किया जाए। कंट्रोल किया जाए तो मनमाने तरीके से नहीं कि मैं जब चाहूँ अपनी मर्ज़ी से किसी को भी जो है जेल में डाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये होता है मोनार्की के रूल में, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो वहाँ के लोगों को जीने के लिए जो है एस्पायर करती है, ठीक है, या उन्हें मोटिवेट करती है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बट वो सारी चीज़ों पे एग्री हो, सारे मुद्दों पर एक साथ सहमत हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी चीज़ों को लिखता है, ऐसे रूल्स को सेटअप करता है, ऐसे प्रिंसिपल्स को लाता है, ताकि सारी कंट्री के सारे लोग जो हैं वो उस बात पे सहमत हो, और उन सब लोगों को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। भले वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी लैंग्वेज के लोग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अगर उस देश का है तो उन सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिटी लाने का काम करता है, एक आइडल सेट करता है हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, जो ऑल बिलीव्स द कंट्री शुड अपहोल्ड, कि कंट्री को ये सारी चीज़ें मानने चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। देखो, अगर मैं सिंपल सी भाषा में तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे पास में कंट्री है, मेरी एक कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, बट मेरे पास में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो सब अपना मनमानी से काम करेंगे ना, कोई किसी की बात क्यों सुनेगा, ठीक है। अगर किसी का फ़ायदा चोरी करने से हो रहा है तो वो चोरी करता रहेगा, ठीक है, दूसरे का नुकसान होगा, अब उस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? अगर वहाँ पे पुलिस नहीं होगी, वहाँ पे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होगा, वहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, लॉज नहीं होंगे, ठीक है, किसी के पास में राइट नहीं होगा, तो कितने सारे क्राइम होंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। इसी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, लॉज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है नेपाल का, कि नेपाल में 1990 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सब होता ही है, भले ही वहाँ पे राजा राज कर रहा हो या फिर डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूल तो होते ही है। वो रूल अच्छे हों बुरे हों, वो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन राज कर रहा है, किसका राज चल रहा है। तो 1990 में भी नेपाल में क्या था, रूल मतलब कि डेमोक्रेसी तो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और डेमोक्रेसी चली करीबन 2002 तक, मतलब करीबन 12 साल तक डेमोक्रेसी चली, कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका अच्छा खासा काम चल रहा था, 12 साल तक चला। 12 साल के बाद में अचानक क्या होता है कि वहाँ के जो किंग थे, जो राजा थे ज्ञानेंद्र, वो अपना कंट्रोल ले लेते हैं, और 2006 तक इनका राज चलता है फिर, ठीक है। फिर इनका राज चलता है 2006 तक, फिर बाद में लोग फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर लड़ाई लड़ते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, वो चाहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए,
हाँ, डेमोक्रेसी दो हमें, हमें लोगों का राज चाहिए। हम किसी भी किंग की बात क्यों माने, किसी भी राजा रानी की बात क्यों माने, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं तो हम क्यों माने, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर 2008 में फाइनली नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। डेमोक्रेसी मतलब कि लोग जो हैं वो चुने जाएंगे, जो मिनिस्टर्स चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा चुने जाएंगे, इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई 2008 में। ये स्टोरी क्या बता रही है, ये लोगों ने इतनी कोशिश क्यों की, डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश क्यों की, ये इसका आंसर हमें यहाँ मिलेगा। देखो, समझने की कोशिश करते हैं नेपाल की सिचुएशन, क्योंकि नेपाल हमारा जो है ब्रदर है ब्रदर की सिस्टम, हमारा नेबर है, ठीक है। नेबर है मतलब कि बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में नॉर्थ में, तो ये हमारा नेबर ही हुआ। नेपाल जो है वो मोनार्की था पहले। मोनार्की मतलब कि वहाँ पे राजा का राज चलता था, किंग का राज चलता था कह सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का था 1990 में। 1990 में अडॉप्ट किया गया था नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई थी। 12 साल तक चली, फिर किंग आया, फिर किंग के बाद में फिर डेमोक्रेसी आई, ये तो चलेगा, लेकिन 1990 में इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही सही, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था पता भी है? उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी ना, जितना भी पावर होगा वो सब किंग के पास में होगा। किसके पास में होगा? राजा के पास में। कितनी भी पावर होगा वो खुद अपनी मनमानी से काम कर सकता है, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था, ठीक है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है इनके यहाँ पे 2008 में। 2008 में ये नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। क्यों भाई? कॉन्स्टिट्यूशन तो इनके पास में पहले से था, फिर से नया बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी। देखो, जब किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि पहले वहाँ पे मोनार्की चल रही थी, राजा का राज चल रहा था, अब डेमोक्रेसी आई है, लोगों का राज चल रहा है, तो वहाँ का संविधान भी तो बदलना चाहिए ना, रूल्स भी तो बदलने चाहिए। वो पहले वाले रूल्स तो इनको बेचारे लोगों को परेशान करने के लिए बनाए गए थे, लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। बट हमें तो कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं ना जो सोसाइटी को एस्पायर करे, सोसाइटी के लिए अच्छा करे, ठीक है। तो इसी वजह से हमें नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, नए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है जब पॉलिटिकल सिस्टम बदलता है तो, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट होता है नेपाल में 2015 में। कब? 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेपाल ने अडॉप्ट कर लिया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने एक पहले बताया था कि ये लोगों को एस्पायर करता है सोसाइटी में रहने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है ना कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पे मोनार्की चल रही है या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, या वहाँ पे ऑटोक्रेसी चल रही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कि वहाँ पे क्या रूल चल रहा है, किसका रूल चल रहा है, वो बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का होगा तो वो अपनी मनमानी से चीज़ें चलाएंगे। उसमें लिखा होगा कि उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि यहाँ पे राजा का राज चलेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी का है तो बताएगा यहाँ पे लोगों का राज चलेगा। अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी है कि डेमोक्रेसी में जो है हम लीडर को चूज़ करते हैं। हमें पता है डेमोक्रेसी में लोग चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और वो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है जो भी काम करता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने मनमानी से काम करे। वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने उसको चूज़ तो किया अच्छे काम करने के लिए, गुड चीज़ें करने के लिए, बट वो जो है अपना मनमानी से कुछ भी कर सकता है। वो तो कैसे भी डिसीजन ले सकता है, हमारे लिए खिलाफ भी ले सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी एक सुरेश की है। सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है, इनकी क्लास टीचर है मिसेस राव। वो क्लास अर्जेंट उनको कहीं बाहर जाना होता है काम के लिए, तो वो सुरेश को कहती है कि तुम पूरी क्लास का ध्यान रखो जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ, ठीक है। मॉनिटर तो होता है। अब वो सुरेश जो है वो खतरनाक बच्चा है, खतरनाक इन द सेंस कि वो जितने भी मासूम बच्चे उन लोगों को परेशान करता है, और उनके क्लासमेट जो है वो भी उससे खुश नहीं है, उसको पसंद नहीं करते हैं सुरेश को। सुरेश जो है वो कहता है अनिल से, ये अनिल यहाँ पे बैठा हुआ है, और सुरेश कहता है कि है ना अनिल, आज तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने वाला हूँ मैम को, वो तुम्हें अच्छी ही डांट लगाएगी, ठीक है। अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कहता है वो। अब मिसेस राव वापस आ जाती है क्लास में। वो पूछती है सुरेश से कि क्या हुआ क्लास में, तो सुरेश कहता है मैम ये अनिल जो है ना वो बहुत बात कर रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था क्लास में, मेरी बात नहीं मान रहा था, मैम उसको पनिश करती है। बट वो बेचारा कहता है कि मैम मैंने तो कुछ किया नहीं है, ये तो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। बट
इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी स्टोरी में था क्या? इस पूरी स्टोरी में ये था कि जो ये सुरेश है इसके पास में क्या थी? पावर थी। इसके पास में पावर थी और दी किसने? मैडम ने दी। ठीक है, मैडम ने इसे पावर दी कि तुम मॉनिटर हो, तुम लोग इस पूरी क्लास का ध्यान रखो और मुझे बताना किसने क्या किया। और इसी तरीके से हमारी कंट्री में या किसी भी देश में जो लोग होते हैं ना, वो पावर देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो रूलर को वो पावर देते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव हो उसका मिसयूज़ भी करे। तो उसको मिसयूज़ को बचाने के लिए ही हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया है कि ये इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इसके पास में पावर नहीं है इतनी कि ये जो है मिसयूज़ कर पाए अपनी ऑथोरिटी का। ये लोगों के ऊपर जो भी चाहे थोप नहीं सकता है। ठीक है, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है अपनी मनमानी तरीके से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिए, हमें अधिकार दिए हैं कुछ, कि हमारे साथ में अगर ऐसी सिचुएशन होती है, हमारे राइट का हनन होता है, हमारे हक छीने जाते हैं, तो फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं। हम कंप्लेन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला देगा, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम हटा भी सकते हैं जिसे हमने बनाया है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ताकत देता है, ताकत हमें अधिकार देता है, हमें राइट्स देता है। ठीक है, एक राइट की बात हुई है यहाँ पे, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग रह रहे हैं इस देश में वो सारे इक्वल हैं। ठीक है, भले ही वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्या भी उन्हें लैंग्वेज हो, कोई सी भी उनका जेंडर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सबके पास में क्या है? राइट टू इक्वलिटी है, सब क्या है? इक्वल है। एक और बताया गया है यहाँ पे स्टोरी, बट उसके पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है, वो इंश्योर करता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप है, वो कम पावरफुल लोगों के ऊपर जुल्म ना करें, उनको डोमिनेट ना करे। कोई भी डोमिनेंट ग्रुप कौन होता है? जिसके पास में ज़्यादा पावर है, जिसके पास में बहुत सारे लोग हैं। मान लो कि मेरे पास में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मतलब कि मेरे फेवर में है ना। मेरा एक ग्रुप है 10 लोगों का, मतलब 20 लोगों का मान लेते हैं, और फिर 10 लोगों का दूसरे लोग हैं 10 अलग अलग। ठीक है, और 20 लोग मेरे साथ है कि तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं, तो मेरे पास में क्या है? मेजॉरिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इन लोगों को डोमिनेट करूँ, 10 लोगों को, कि इनसे काम करवाऊँ जो भी मैं चाहती हूँ मनमाने तरीके से। ऐसा हो सकता है ना, डेफिनेटली। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में भी जब हम चूज़ करते हैं किसी को, तो उसके साथ में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसके पास में मेजॉरिटी होती है। वो भी ऐसा कर सकता है कि जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप है उनको तंग करे, उनको परेशान करे, उनके हक छीने। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसी को प्रिवेंट करता है, उसी को बचाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है यहाँ पे एक स्टोरी जिसमें कि बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। ठीक है, ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम खेलेंगे बास्केटबॉल आज। ठीक है, ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमें खेलना है बास्केटबॉल, और ये बच्चे कहते हैं हमें खेलना है क्रिकेट। अब बात किसकी सुनी जाएगी? जो मेजॉरिटी में, जो ज़्यादा मतलब जिनके साथ ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाएगी डेफिनेटली, जो मेजॉरिटी में है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि भाई इन्होंने खेल तो लिया। ठीक है, जो मेजॉरिटी में लोग थे उन्होंने खेल तो लिया क्रिकेट, बट अब इनका क्या, जो बेचारे माइनॉरिटी में है। इसी वजह से कहा जाता है कि हमें ना मैम को कहना चाहिए कि मैम ये मेजॉरिटी वाले लोग तो हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं, हम हमारा क्या करें, हमारी भी तो इच्छा होती है कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलने की। ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे होती है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेजॉरिटी होती है, और उस मेजॉरिटी को कंट्रोल करना किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर लिमिट सेट करता है कि भाई आप काम तो कर सकते हो, बट लिमिट में रह के। ठीक है, एक लिमिट में रह के काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रिवेंट करता है टिरेनी और डोमिनियन बाय मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी का जो डोमिनेशन होता है माइनॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी कम लोग और मेजॉरिटी ज़्यादा लोग, समझ सकते हो, इतनी सी बात है। और इनका अगर डोमिनेशन होगा, इनकी बात मनवाई जाएगी ज़बरदस्ती, उसको प्रिवेंट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब ये डोमिनेशन जो है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है। ये इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी भी हो सकता है। इंटर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? इंटर
इंटर मतलब कि दूसरे कम्युनिटी में जाएगा ये पर्सन। एक कम्युनिटी है, एक दूसरी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी वाला बंदा जो है ना ये दूसरे कम्युनिटी वाले पर्सन के ऊपर डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब उसको परेशान करना, ठीक है, उसके ऊपर डोमिनेट, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, ये कम्युनिटी वाला बंदा, इसे कहते हैं इंटर कम्युनिटी। इंटर मतलब दूसरे कम्युनिटी में इंटर करना। चलो इंट्रा, इंट्रा कम्युनिटी मतलब कि एक ही कम्युनिटी है लेकिन उसका एक पर्सन जो है ना उसी कम्युनिटी के दूसरे पर्सन के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसे इंट्रा कहता है। इंट्रा मतलब मेरी कम्युनिटी में मेरी ही कम्युनिटी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट कर रहा है या उसे कंट्रोल कर रहा है, तो उसे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने बहुत सारे वो देख लिए कि ज़रूरी क्यों होता है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, पावर ऑफ मिसयूज़ को बचाने के लिए, ठीक है, या हमारे जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें उसे बचाने के लिए। हाँ, एक और यूज़ है कि लोगों को, हमको खुद से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ये हमसे खुद को कैसे बचाएंगे यार, ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही तुम्हें? चलो देखते हैं आगे क्या है। एक यहाँ पे भी स्टोरी देख लो, एक यहाँ पे है एक शबनम। शबनम जो है उसका डिसीजन है, उसको क्या है कि अपनी परीक्षा के लिए याद करना है, उसका एग्ज़ाम है, उसको याद भी करना है और साथ में उसको टीवी भी देखना है। अब भाई ये दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो शबनम कहती है, शबनम जो है, वाई आर यू लुकिंग वरिड, ये जो मम्मी है शायद ये कहती है कि तुम परेशान दिख रही हो, ऐसा क्यों? कि वो कहती है कि मम्मी जो है मुझे टीवी भी देखना है और कल मेरे टेस्ट है तो मुझे उसका लिए प्रिपरेशन भी करनी है, मुझे याद भी करना है, अगर तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? मम्मी कहती है चलो आज हम भी टीवी नहीं देखते हैं। तो तुम्हें जो टीवी देखने की जो टेम्पटेशन है ना, जो तुम्हारी भी इच्छा हो रही है टीवी देखने की, वो नहीं होगी, हम भी नहीं देखते हैं। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ में टीवी नहीं देखी, तो शबनम ने याद किया रात भर बैठ के और फिर वो अच्छा पेपर दे रही है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, टेस्ट दे रही है। इसी तरीके से खुद को बचा लिया उसने, ठीक है। उसकी दो चीज़ें थी, क्रेविंग थी कि उसे टीवी देखना था, ये इसका लालच था, और एक उसका जो पूरा वो था कि उसको टेस्ट के लिए याद करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई अपने लालच को छोड़ के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हमारे भी कुछ लालच होते हैं, हमारे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं, और हम उन्हीं लालच के चक्कर में ना लोगों का नुकसान ना कर दें, ठीक है। उस लालच को पाने के लिए, उस किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए, मकसद पूरा करने के लिए हम लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर भी कुछ लिमिट सेट करता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं बल्कि लोगों के ऊपर भी कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, कुछ लॉज़ हैं, हमारे ऊपर भी लिमिट सेट करते हैं ताकि हम कुछ ऐसा ना करें इस सोसाइटी में जो बड़े लोगों पर, जो मतलब ज़्यादा लोगों पर उनकी जो बिलीफ है उनको अफेक्ट करे, उनको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन से बचाने के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है तुम्हें पता है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसमें कुछ रूल्स आते हैं, कुछ ऐसे लॉज आते हैं जो कभी नहीं बदलने चाहिए या बदल सकते हैं। बदलने चाहिए मतलब कभी नहीं बदलने चाहिए कि कुछ ऐसे रूल्स होंगे जैसे कि सोवरेनिटी का मतलब होता है कि अगर वो देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं होता है, सारे रिलीजन का पूरा अधिकार है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी पर्सन, तो वो सोवरेन है। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा गया है सोवरेनिटी, मतलब वो सोवरेन ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको चेंज करना भी नहीं चाहिए, ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि अगर वहाँ के लोगों के पास में फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट होने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि वहाँ के लोगों के पास में फ्रीडम है जीने की, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता है। ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स, वही हम कुछ की फ़ीचर्स देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका मतलब क्या है। पहले देख लो इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट हुआ था हमारा, हम लोगों ने किया था, मतलब हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशर रूल के ख़िलाफ़, और उसके बाद में हमें आज़ादी मिली डेफिनेटली।
चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, मेंबर थे, बस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, हमारा जो ये मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक एक रिटन बुक जिसमें रूल्स लिखे गए, लॉ लिखे हैं। किसने लिखे हैं भाई, किसने लिखे हैं, कौन महान था ये आदमी, कौन इंसान था, ये किसी एक पर्सन ने लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं। तो बताया जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी उस समय पे 1946 में, और जिसमें करीबन 300 मेंबर थे। उन 300 मेंबर ने बड़े बड़े लोग थे, और मतलब हर कम्युनिटी के लोग थे उसमें, हर रिलीजन के लोग बोल सकते हैं। और इन लोगों ने मिल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, हमारे देश के संविधान को इन लोगों ने लिखा है मिल के। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं तुम्हें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था ना, उस समय पे रोज़ डिबेट होती थी कि अगर ये रूल हमने इसमें लिखा, इस बुक में कोई भी एक रूल लिखा, तो उसके ऊपर डिबेट चलेगी कि भाई ये रूल कितना सही है, कितना गलत है। ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होती थी। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इंडिया का, याद रखना ये। अब यही चीज़ बताई जा रही है कि हमारी कंट्री बहुत सारे डाइवर्सिटी, कम्युनिटी, लैंग्वेजेस के लोग, रिलीजन के लोग, अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और इसी को बहुत ही मुश्किल था कि इन सब लोगों के लिए हमें एक रूल बनाने हैं, एक लॉज बनाने हैं, सबके लिए बराबर रखना है हमें। किसी ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा लिख दें जो दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुँचाए। तो बहुत ही खास ध्यान रखकर इन्होंने लोगों ने ये लिखा है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं बता रही थी, इसमें आता है एक फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो हमारे यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल। एक गवर्नमेंट काम करती है नेशनल लेवल पे, एक काम करती है स्टेट लेवल पे, और एक काम करती है लोकल लेवल पे। जब किसी भी कंट्री में लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल हो गवर्नमेंट के, तो उसे फेडरलिज्म कहा जाता है कि वो कंट्री फेडरल है, ठीक है। फेडरल है मतलब उसके पास में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और हमारे पास में कितनी है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। नेशनल लेवल जो पूरे देश का ध्यान रखती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जो कि पर्टिकुलर एक स्टेट का ध्यान रखती है, और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो कि एक लोकल एरिया का ध्यान रखती है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और पंचायती राज जो है वो 3rd लेवल है, या 3rd टायर भी हम बोल सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना, क्योंकि स्टेट सो दैट डिसीजन जो है वो पर्टिकुलर एरिया के लिए लिए जाए। देखो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी ना, तो वो पूरे कंट्री का लेगी ध्यान, ठीक है। कंट्री का ध्यान देगी तो ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर एक जगह पे ध्यान ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एरिया का ध्यान रखना है। अगर स्टेट लेवल भी होगी तो वो चाहेगी कि हाँ मेरे पास में एक बड़ा सा एरिया है, मुझे उसका ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी वो बड़ा है एरिया, तो हो सकता है उसका छोटा सा हिस्सा शायद रह जाए, उसका ध्यान न रख पाए। फिर इस वजह से होती है लोकल लेवल गवर्नमेंट हमारे पास में, कि एक पर्टिकुलर जो छोटा से छोटा एरिया है ना, वहाँ के भी लोगों का ध्यान रखना, वहाँ के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह जो भी नीड्स हो उनको पूरा करना, उनका ध्यान रखना, उनके लॉज को मेंटेन करना, पूरा एक कंडक्ट करना, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है लेवल्स, गवर्नमेंट की लेवल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कि गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट पे भी है, लोकल लेवल पे भी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा, या फिर एक फीचर जो है दूसरा, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो रूलर है, ठीक है, जो मिनिस्टर है, उसको इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। वहाँ के लोगों ने अपनी सहमति से वोट देकर उसे वहाँ पे पहुँचाया है, और वो उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेगा इस देश के लिए, ठीक है। तो इस वजह इसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चूज़ किया गया है, ठीक है, लोगों के द्वारा चूज़ किया गया है। तीसरा फीचर जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होते हैं ना, उसके 3 ऑर्गन होते हैं। 3 ऑर्गन, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अलग अलग ऑर्गन होते हैं ना, और एक भी ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा तो बॉडी नहीं काम कर पाएगी, इंसान मर जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा माइंड है, अगर माइंड नहीं चलेगा इंसान का, बिल्कुल अगर बंद हो गया, माइंड डेड हो गया, तो इंसान भी डेड हो जाता है। अगर हार्ट है, ये भी एक ऑर्गन ही है, वो डेथ हो गया तो फिर
इंसान भी डेथ हो गई। इसी तरीके से हमारा जो पूरी कंट्री है उसमें भी ऑर्गन होते हैं उसे चलाने के लिए, और ये 3 ऑर्गन मेनली बताए गए हैं। एक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो होता है वो कंट्री के लिए लॉ बनाता है, रूल्स बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है, उन लॉज को लागू करता है, और जुडिशरी वो चेक करता है कि ये सही से रूल बना रहा है कि नहीं, और ये जो है वो सही से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जुडिशरी का काम है, सिंपल सी बात है। और अगर कोई किसी के रूल्स को, लॉज को वॉयलेट कर रहा है तो वो जाएगा जुडिशरी के पास में, और वो उसका अपना उसके रूल्स को प्रोटेक्ट करेगा, उसके लॉज को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी का है, और इन दोनों के ऊपर ध्यान रखने का काम भी जुडिशरी का है। आगे बढ़ते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर हो गई, तीनों में पावर डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर के पास में पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास में भी है और जुडिशरी के पास में भी है, ठीक है। और किसी की पावर कम ज़्यादा नहीं है, बराबर डिवाइडेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सेपरेशन होना। नहीं तो कोई कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे एक ही इंसान राज चला रहा होता है, उसकी बात मानी जाएगी, सब ऐसा होगा। बट हमारी डेमोक्रेसी है, इस वजह से इस फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। पावर का सेपरेशन होना ज़रूरी है, हर किसी का चेक ऑन बैलेंस, मतलब कि ये जुडिशरी इसके ऊपर ध्यान रखेगा, लेजिस्लेचर इसके ऊपर ध्यान रखेगा, एग्जीक्यूटिव सही से अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, ये देखेगा कि ये सही से डिसीजन ले रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये देखेगा कि डिसीजन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, और जो लोग वायलेट कर रहे हैं उसे, तो उसको सज़ा देने का काम भी इसका है, जुडिशरी का है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तुम भले ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी में। इसमें दिया गया है स्टेट की डेफिनेशन, कि स्टेट किसे कहते हैं। देखो, स्टेट जो होता है ना वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है और सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट लोग, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग रहते होंगे, और एक डेफिनेट टेरिटरी में, उसकी टेरिटरी डेफिनेट है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो रहते हैं। कौन से रहते हैं लोग? इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं, इंडिपेंडेंट या सोवरेन लोग रहते हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक डेफिनेट टेरिटरी में इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं। तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए ये बात। गवर्नमेंट जो होती है ना, उसे हम जैसे स्टेट बोलते हैं, तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं है सिर्फ, राज्य एक गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट। हम इंडिया को भी स्टेट कह सकते हैं और हम मध्य प्रदेश को भी स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब सिर्फ एक छोटे एरिया से नहीं है, कंट्री का कोई पार्ट, ऐसा नहीं है। स्टेट जो है वो इंडिया के लिए भी यूज़ किया जाता है, कंट्री के लिए भी किया जाता है, और एक स्टेट के लिए भी स्टेट का यूज़ किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है मैंने स्टेट की बताई है कि स्टेट एक पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी टेरिटरी है, और वहाँ के लोग जो है वो सोवरेन है, मतलब इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब दूसरा फीचर जो है वो है फंडामेंटल राइट, कि यहाँ के लोगों के पास में जो है ना फंडामेंटल राइट है, हक है, हक, अधिकार। हमारे पास में क्या है? हक है, अधिकार है, राइट्स है, और वो राइट्स कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो इसे कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, अंतरात्मा, ठीक है। आत्मा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी इसे कहा जाता है, राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, 6 होते हैं मेनली। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और ये राइट्स तुम्हारे दिमाग में पूरे तरीके से फिट हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, मुँह ज़ुबानी, ठीक है, रट लेना इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। और मेनली जो है ना तुमसे ये नहीं पूछा जाता है कि कितने राइट से, पूछा जाता है कौन से आर्टिकल में कौन सा राइट लिखा हुआ है ठीक है, वो लक्ष्मीकांत बताएगी। लेकिन अभी तो ये पता करो कितने राइट्स हैं और क्या बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर सिटीज़न जो होता है उसके पास में राइट्स होते हैं, और वो उन राइट्स को क्लेम कर सकता है। अगर उसके राइट छीने जा रहे हैं, कोई उनसे राइट छीन रहा है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब कि तुम अगर कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, तुम इंडिपेंडेंटली घूम नहीं सकते हो कहाँ पे, तो ये मेरा राइट क्या हो रहा है? वॉयलेट हो रहा है। मेरे पास में राइट है, अधिकार है मेरे पास में, तो मैं कोर्ट के पास में जा सकती हूँ, और कोर्ट मेरे राइट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और जो भी मेरे राइट को वॉयलेट कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम नहीं जा सकते हो, तो उसे पनिश करेगा वो कोर्ट, ठीक है।
इस तरीके से मेरे राइट प्रोटेक्ट होते हैं। डीपीएसपी भी होती है राइट की तरह। डीपीएसपी जो होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें स्टेट जो होता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो होती है, उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन कि आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपने पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे जो लोगों का भला करे, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करे। तो ये डीपीएसपी जो है ना, स्टेट को इंस्ट्रक्ट करती है, सिंपल सी बात में अगर बताएं तो। दूसरा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म फीचर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ठीक है, सारे रिलीजन हैं और सारे इक्वल हैं। ऑल रिलीजन जो है वो इक्वल है, बराबर है। हम स्टेट जो होगा, गवर्नमेंट होगी, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा और प्रमोट नहीं करेगा, उसके लिए सारे रिलीजन इक्वल है, ठीक है। ये बात होती है सेक्युलरिज्म में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड होता रहता है सालों साल, और हमारे जैसे कि सोसाइटी बदलती है, जैसे जनरेशन बदलती है, ठीक है, तो सोसाइटी का पैटर्न भी बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, रहना सहना बदलता है, कंट्री डेवलप होती है तो उसकी इकोनॉमी बदलती है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है ओवर द टाइम। इस वजह से अमेंडमेंट की प्रोसेस रखी गई है। अमेंडमेंट मतलब कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ रूल्स होने चाहिए, टाइम के साथ में बदलने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उसको बदल सकती है, ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो मैं आगे क्लास में पता चलेगा बहुत ब्रॉडर सेंस में, बट अभी इतने काफ़ी है। चलो, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।